हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 करवाऊंगी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलो शुरू करते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। देखो, जो भी एसिड्स होते हैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि जो एसिड्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि देखा जाए तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दो तरह के हो सकते हैं। जो एसिड ऑर्गेनिक होते हैं उनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो अपने फ्लेवर से बता सकते हैं कि वी आर एसिड। कैसे? क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो जैसे आप अगर लेमन जूस पीते हो तो वो खट्टा है, दैट मीन्स लेमन में एसिड है। लेमन में कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड्स के बारे में हम कह सकते हैं कि एसिड्स आर ऑर्गेनिक, लेकिन वो एसिड्स जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, तो उनके लिए हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अब बेसिस भी क्या होते हैं? तो बेसिस जो कई बेसिस होते हैं उनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि यार ये बिटर है या सोपी है, टच करके बता सकते हैं। तो ये बेस है। अब जैसे आप सोप यूज़ करते हो ना, सोप का एग्जांपल देती हूँ आपको। सोप है तो कई बार नहाते समय या फिर हाथ धोते समय हल्का सा मुंह में चला जाता है, तो वो कैसा दिखता है आपको मुंह में जाने के बाद? वो होता है कड़वा, कड़वा, कड़वा। या फिर आपने जब सोप से हाथ धोते हैं अपन, तो सोप कैसा होता है? सोपी होता है, स्लिपरी होता है। तो सब्सटेंसेस जो सोपी होते हैं, जो कड़वे होते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिस। और सॉल्ट क्या होता है? जब भी कभी एसिड और बेस रिएक्ट करता है ना, तो वो एक सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट एक नया प्रोडक्ट होता है जो कि बनता है जब एसिड्स एंड बेसिस का रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। देखो, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं यानी कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो वो एक मेटल ऑक्साइड कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर गए तो MgO बना रहा है, और MgO क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं कार्बन है, कार्बन एक नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया तो ये क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, और CO2 क्या है? एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। सो आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में सारे जो एसिड्स होते हैं उनको हम ग्लास में स्टोर करते हैं या फिर प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर करते हैं। एसिड्स को कभी भी मेटल्स में स्टोर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो एसिड्स होते हैं ये कोरोसिव होते हैं, यानी कि जो एसिड्स होते हैं हमारे, ये कोरोजन कॉज कर सकते हैं। ये उस अगर आप उसको किसी मेटल में डालते हो तो ये उस मेटल को ख़राब कर सकते हैं, कोरोड कर सकते हैं। ठीक है? एसिड्स और मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं एंड वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब वो जो भी बनाते हैं बेसिकली वो मेटल को डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ पे। तो जब भी कोई एसिड और कोई मेटल कांटेक्ट में होते हैं तो हमारे जो एसिड्स होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रुको एक सेकेंड। वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सो दे डिस्ट्रॉयज। अब डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड? अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर गया तो यहाँ पे हमने देखा कोरोजन हो गया, लेकिन इसे रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो एसिड प्लस मेटल ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अच्छा, अभी ना ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको बतानी थी मुझको। चलो कोई बात नहीं, अभी बता दूंगी, पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लो। देखो, जो भी एसिड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4, ये हो मेरा पेन भी वर्क नहीं कर रहा। H2SO4 ये एक एसिड है। तो सभी एसिड्स में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। सभी एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो H2SO4 प्लस Ca, तो Ca क्या है? हमारा कैल्शियम है, तो ये बन जाएगा क्या? CaSO4। ठीक है? बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और ये एक सॉल्ट है, ये एक नया कंपाउंड है। और जो हाइड्रोजन गैस है, जो ये H2SO4 का ये जो H था ना, ये H अब अकेला रह के हाइड्रोजन गैस बना देगा। सो यहाँ पे आपको यही चीज़ बताई गई है कि सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, दैट इज H2SO4, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम। तो ये कैल्शियम से रिएक्ट किया
ठीक है, ये कैल्शियम से रिएक्ट किया और इसने हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया, इट प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस, इतना तो क्लियर है ही। और कैल्शियम सल्फेट बनेगा, दैट इज़ अ मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट यानी कि ऐसा सॉल्ट जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है। अब ये जो रिएक्शन हुई है, ये आप इसे इस केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें H2SO4 था, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। और जो भी एसिड्स हैं, बेसिस हैं, वो अपनी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको हमेशा एक लिक्विड में शो करते हैं। तो ये इक्वस फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में होना ज़रूरी है, यानी पानी में मिक्स होना ज़रूरी है। Ca दैट इज़ कैल्शियम, जो कि सॉलिड है। अब आपने इस कैल्शियम को पानी में, इस कैल्शियम को H2SO4 में डाला तो CaSO4 बन जाएगा और बबल्स की फॉर्म में H2 आपका रिलीज हो जाएगा। बबल्स की फॉर्म यानी कि बबल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? गैस फॉर्म होती है। दैट इज क्लियर। नाउ यहाँ पे आगे देखते हैं। When acid contain food items such as pickles, curd, and citrus fruit are kept in metallic utensil, a reaction between metallic metals and acids takes place. Iron, aluminium, copper are more prone to acid attacks. Sometimes these reactions result in formation of toxic substance. बहुत important बात है। ये बात आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करें। एज एन एजुकेटेड पर्सन आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपने मान लो यूज़ किया, आपने अचार बनाया, ठीक है, नींबू का अचार बनाया, आम का अचार बनाया, जो भी अचार बनाया, ये सब कंटेन करते हैं एसिड को, क्योंकि सब खट्टे होते हैं, साइट्रस होते हैं। अब आप जब इस एसिडिक सब्सटेंस को किसी भी मेटालिक सब्सटेंस में स्टोर करोगे, मेटालिक कंटेनर में स्टोर करोगे, तो एसिड और मेटल रिएक्ट कर जाते हैं और ये जो रिएक्शन है ये टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म करेगा, जहरीला सब्सटेंस फॉर्म करेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई है और केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस फॉर्म होता है यूजुअली नॉट एडेबल, वो टॉक्सिक होते हैं। तो यहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी और अगर आपने वो पिकल लिया सो वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सब बच्चों को ये पता होना चाहिए। अब एक फॉलोइंग एक्टिविटी आएगी, अभी एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस देखेंगे कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या हाइड्रोजन गैस बनती है, इवॉल्व होती है। लेट अस सी। तो यहाँ पे एक्टिविटी नहीं दे रखी क्या? ये रही एक्टिविटी। देखो, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, रीड कर देती हूँ पहले फिर समझाऊंगी। आपको फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स लेने, टेस्ट ट्यूब में, आपने टेस्ट ट्यूब में क्या लिए? फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़े लिए। 2 ml आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH डाला। अब एक रिएक्शन हुई थी किसके बीच में? एक बेस और एक मेटल के बीच में। इस रिएक्शन में आप देखोगे कि NaOH दैट इज योर व्हाट क्या कहते हैं, बेस, इट रिएक्टेड विद अ मेटल जिंक and it produced hydrogen gas. How you would know this hydrogen gas produce हुई है? आप एक कैंडल को लेके जाओ और कैंडल को आप, जली हुई कैंडल होनी चाहिए, आप उस सोल्यूशन के पास लेके जाओ। ठीक है, अब वो सोल्यूशन में जिसमें आपने रिएक्शन करवाया है उसमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस पता लगेगी। कैसे? क्योंकि जब भी आप उस कैंडल को पास में लेके जाओगे तो पॉपअप साउंड आएगी। जैसे मान लो ये था मेरा एक कंटेनर, मैं अब इसको आपको एसिड के साथ भी करके दिखा सकती हूँ। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने डाला NaOH, अभी NaOH की बात हो रही है ना, ये आप सूप सोल्यूशन भी डाल सकते हो उसमें, और आपने इसमें डाल दिए कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के ग्रेन्यूल्स, Zn के ग्रेन्यूल्स। तो रिएक्शन होगा जिसमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी? तो बबल्स आएंगे और उन बबल्स को चेक करने के लिए कि ये हाइड्रोजन के हैं या नहीं है, आप एक जलती हुई कैंडल को उसके पास लेके जाओ, जलती हुई कैंडल के पास, तो आपको एक वॉइस सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देगी, एंड दैट विल बी ऑफ पॉपअप साउंड। वो एक पॉपअप साउंड होगी। क्लियर? इतना हो गया। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, ये तो मैंने क्या किया, बेस को, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ था वो बेस प्लस
जो भी आपने लिया था, मेटल हुआ था। आप एसिड भी ले सकते हो, और एसिड का भी जब आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती हुई आएगी, और आपको पॉपअप साउंड भी हाइड्रोजन गैस की सुनाई देगी। तो ये जो दोनों चीज़ें थी ना, ये इम्पॉर्टेंट थी। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि वेदर एसिड और बेस बोथ प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद द मेटल। ओके, अच्छा अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको मेटल रिएक्ट विद बेस एंड रिप्लेसेस द हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, फिर से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं। ये बेस है, ये मेटल है। बेस और मेटल रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो ये जो रिएक्शंस है ना, दीज रिएक्शंस आर VIP या वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। सो हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक है, इनको कभी ना भूलना, ठीक है। अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देख लो, अब वही सेम एग्जाम्पल है। आपने लिया NaOH और उसमें जिंक डाला, तो ये Na2ZNO बना। ये जो O है ना, ये H2O नहीं बन के केवल H2 बनेगा। ये O अगर यहाँ चला जाता तो ये H2O बन जाता है ना, लेकिन ये ZNaZNO बनेगा। ये O यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, H के पास नहीं जाएगा, हाइड्रोजन गैस अकेली ही रिलीज होगी। Clear that much, this much? Now, we will observe that bubbles are formed in the test tube as soon as dilute sodium hydroxide solution is added to zinc granule. इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। और कौन सी साउंड से इवॉल्व होती है भाई, कौन सी साउंड आती है, तो यू विल राइट पॉपअप साउंड आती है, पॉपअप साउंड, ठीक है। नाउ जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हमेशा बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि इंटरेस्टिंग बात, जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, एंड जितने भी सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। जब आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे बेस से, जब भी कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा ना, तब वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट और वाटर। और जब भी कोई मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तब भी वो बनाएगा सॉल्ट और वाटर। और ये तरीके की रिएक्शन कहती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड्स एंड बेसिस खुद से रिएक्ट करते हैं और वो हाइड्रोजन नहीं रिलीज करते, वो वाटर रिलीज करते हैं। क्यों, इसका भी एक लॉजिक है, इस लॉजिक को समझेंगे अब हम। देखो ये है कोई एसिड जिसमें है, इसका नाम है HX। एक्स कोई एसिड, कोई सब्सटेंस है जो एसिड बन गया है क्योंकि उसमें मैंने H लगा दिया है। और वहीं पे है मेरे पास बेस, और बेस कंटेन करता है हाइड्रोक्साइड, दैट इज OH। तो यहाँ पे MOH, ये कोई मेरे पास बेस है, MOH बेस है और ये एसिड है। अब ये जो OH होता है ना, ये OH होता है नेगेटिव और H होता है पॉजिटिव। ये X जो है, जो भी लगा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ये होगा नेगेटिव, और ये जो M होगा ये होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो ये X और M अट्रैक्ट कर जाएंगे, ये बना देंगे आपके MX प्लस ये हाइड्रोजन था, ये OH, तो HOH। मेरा पेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो MX है, ठीक है, तो एज इट इज़ रहेगा। MX तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस HOH ही बन जाएगा, H2O। तो ये MX इज़ अ सॉल्ट,
H2 is water, and that is why when acids and bases react with each other, they form a salt and a water. Is this clear? Now, मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि Na है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया तो ये Na2O2 NaO बना दिया, ये टू काट दो, NaO बना दिया, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, यानी जब भी कोई मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, हमने देख ही लिया। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है, आपको 50 ml कॉपर ऑक्साइड लेना है, दैट इज CaO है ना, और उसमें आपको HCl डालना है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कलर चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो लेट्स सी कैसा कलर आ जाएगा भाई। HCl जब रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ वो मेटालिक सॉल्ट बनाएगा, दैट इज कॉपर क्लोराइड, और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि इट विल बी ऑब्जर्व कि जो कॉपर क्लोराइड है जो कि वाटर में डिजॉल्व है, वो एक सॉल्यूशन बनाएगा जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता होगा, ठीक है। क्लियर दैट मच? इतना क्लियर हो गया अपन को। तो बेसिकली हुआ क्या, ये CuO और HCl रिएक्ट करके CuCl और HCO बनाएंगे, CuCl होगा हमारा ब्लू ग्रीन इन कलर, ठीक है। क्लियर? इससे हमें पता चलता है कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ, सॉल्ट वाटर बनाता है, रट गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड्स होते हैं, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं द सेम थिंग हैपन, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो कि नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनते हैं, जैसे CS दैट इज सल्फर प्लस O2, तो ये O2 क्या है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, तो SO2 बन जाएगा, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, और ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेसिस से रिएक्ट करते हैं ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप CuOH2 लो, CaOH2 इज अ बेस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर भी बोलते हैं। ये जब रिएक्ट करेगा CO2 से, दैट इज़ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यहाँ पे C आपका नॉन मेटल है और O2 से मिलके ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये आपका फॉर्म करेगा CaCO3। CaCO3 एक वाइट प्रेसिपिटेट है और H2O रिलीज होगा। यहाँ पे आ जाता है आपका एक 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस साल भी आएगा 101%, इसको तैयार करके रखो। क्या मतलब है, ये जो रिएक्शन हुई है ना आपकी, ये एसिड, ये बेसिकली CO2 की प्रेजेंस को भी बताती है। जब भी कोई रिएक्शन होता है जहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लाइम वाटर डालोगे तो आपको उस सोल्यूशन का कलर वाइटिश अपीयर होगा। ये वाइटिश हो रहा है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट, अ मिल्की सब्सटेंस, और वाटर भी रिलीज हो रहा है। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो फिर मैं आपको बता रही हूँ, देखो मैंने अभी बहुत तेज बोला क्योंकि ये चीज़ें मुझे लग रही थी कि बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो, बुक में बहुत ढंग से मेंशन्ड है। ये बात है कि आपको ये रिएक्शंस, ये जो इक्वेशंस है बेसिकली इनका ध्यान रखना है, और यहाँ पे कुछ रिएक्शंस के ऑब्जर्वेशंस भी दे रखे हैं, तो वो बुक में नहीं होंगे तो वो यहाँ से ले लो। अच्छा अब ये देखो, ये CO2 का क्या चक्कर है, ये जो CO2 है ये CO2 की प्रेजेंस चेक करने का रिएक्शन है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन अ रिएक्शन, तो आपको कुछ नहीं कहना, आपको कहना है कि CO2 को अगर हम रिएक्ट करवा दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ लाइम वाटर के साथ, तो वो CaCO3 बनाएगा, और ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है। ये शो करता है कि CaOH ने CO2 के साथ रिएक्ट किया है। ये वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 ही है जो कि बेसिकली CO2 की प्रेजेंस बताता है, और H2O तो रिलीज होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो रिएक्शन है ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्ट बन रहा है दैट इज CaCO3, और वाटर बन रहा है। तो सॉल्ट एंड वाटर तब बनते हैं जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं। सॉल्ट एंड वाटर तब बनते हैं जब एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे एसिड है हमारा CO2 दैट इज मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और CaOH है हमारा यहाँ पे लाइम वाटर दैट इज बेस। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट इन वाटर। अब रिएक्शन देखते हैं एसिड्स एंड बेस की विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट होते हैं जब भी कोई मेटल CO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल कार्बोनेट होता है,
और जब भी कोई मेटल HCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। मेटल कार्बोनेट आप बोल सकते हो MCO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आप बोल सकते हो कोई भी मेटल है जो हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके, दैट इज HCO3। जैसे मैं बोलती हूँ जिंक कार्बोनेट तो ZnCO3, हाइड्रो जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट तो दैट इज ZnHCO3। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे देखो, जब भी बेसिक बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बोलेंगे NaHCO3, इसको आप विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवा दो तो आपको एक ब्रिस्क एफरसेंस यानी कि एक ब्रिस्क की साउंड आएगी। जब आप चौक दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 इसको रिएक्ट करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड से तो आपको सेम एफरवेंस ऑब्जर्व होगी, एफरसेंस ऑब्जर्व होगा। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो कोई भी जब मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब सॉल्ट एंड वाटर तो आपको बनते हुए दिख जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको चेक करना है तो बहुत सिंपल वे है, आप इसका लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे भी था आपका उससे रिएक्ट करवा दो तो आपको CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बनता हुआ दिख जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता हुआ दिखता है दैट इज़ अ वाइट मिल्की सब्सटेंस, तो अब ये समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई प्रोड्यूस हुई है कब? जब वाइट मिल्की सब्सटेंस अपीयर होता है। अच्छा, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है जिंक कार्बोनेट दैट इज ZnCO3, आपने इसको H2SO4 से दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे ये SO4 जो है ये Zn के साथ लग जाएगा और CO2 और वाटर रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हुआ क्या, एक सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होंगे ही। सॉल्ट जो है वो बदल सकता है लेकिन CO2 और H2O तो आपको वहाँ पे फिक्स कर देने हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं आप। ठीक है। नाउ डू यू नो एसिड रेन क्या है? एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये कैसे बनते हैं? इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है Na2O2, इसको आप सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दो एयर में, सो which are formed by dissolution of nitrogen oxide and sulfur dioxide in air। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज Na2O2 और सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, इनका रिएक्शन हो गया एयर में। एसिड रेन कोरोड्स। अब ये जो एसिड रेन है ये क्या करती है, कोरोजन कॉज करती है। जैसे आगरा में एसिड रेन बहुत हुई है तो वहाँ का ताजमहल अब पीला पड़ गया है, तो ये मॉन्यूमेंट को भी कोरोड करती है, ये बिल्डिंग्स को भी कोरोड करती है, स्टैचूज़ को भी कोरोड करती है जो कि मेटल्स के या जो कि मार्बल्स या स्टोन्स के बने होते हैं। जो मार्बल एंड स्टोन है ये क्या कंटेन करते हैं, कार्बोनेट्स ऑफ मेटल दैट इज मेटल कार्बोनेट ही कंटेन करते हैं। ऐसे ZnCO3 एक मेटल कार्बोनेट है। अब ये जो मेटल कार्बोनेट है जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करेगा जो कि या तो नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है एयर में प्रेजेंट, हमारा बारिश में प्रेजेंट, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा आपका एक तरह से उसको कोरोड करेगा, कार्बो कंटेन कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, तो ये सेम रिएक्शन हो जाएगा बेसिकली। ये सेम रिएक्शन हो जाएगा, ये मेटल है, मेटल कार्बोनेट है, ये एसिड है। एसिड्स जैसे बारिश में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है तो वो एसिड्स जो हैं वो रिएक्ट करके आपका कुछ ऐसा ही बना देंगे और एक तरह से आपका एसिड रेंज में बहुत ज़्यादा कोरोडिंग होती है। ठीक है, ताजमहल का एग्जाम्पल बुक में भी दे रखा है कि आगरा में इस ताजमहल है जो कि अब हेरिटेज बिल्डिंग है और वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। जो जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट है दैट इज ZnHCO3 होल ब्रैकेट 2, ये क्या है, ये रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दैट इज H2SO4 एंड प्रोड्यूस करती है जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4, देन क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो रिएक्शन दोनों में सेम रहा है, जब आपने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया, जब आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया, जो भी प्रोडक्ट बने वो सेम थे दैट इज ZnSO4 CO2 एंड H2O। बैलेंसिंग आप करेंगे खुद, ठीक है, मैं बैलेंस बिल्कुल नहीं बता रही हूँ,
मैं आपको केवल जो मेन रूट चीज़ें हैं ना वो बता रही हूँ। अब एक फॉलोइंग एक्टिविटी है जो आप देखोगे टू कंफर्म दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। इस एक्टिविटी में क्या है, हम देखेंगे जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो जब भी मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने HCl डाला और NaHCO3 डाला। NaHCO3 क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट है। एसिड है हमारे पास HCl, ये रिएक्ट कर गए, ये रिएक्ट करके CO2 बनाया। अभी कैसे पता चलेगा CO2 बनाया है या नहीं बनाया है, आपको क्या करना है, इस सोल्यूशन में आपको थोड़ा सा CaOH2 डाल देना है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर। तो जब CaOH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम वाटर आप डालोगे ना इस सोल्यूशन में, तो आप देखोगे कि ये जो सोल्यूशन है ये मिल्की अपीयर होगा, क्योंकि अब क्या बन गया है, CaCO3 बन गया है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमने किया चीज़, ये कुछ नहीं थी बल्कि ये टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, जो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे है कि आप ना, मैं आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके भी इसको लुक आफ्टर कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, जैसे जैसे मैं आपको एक बार पूरा PDF समझा दूँगी, है ना। तो ये ठीक रहेगा, और मैं जो जो समझा रही हूँ उसके नोट भी बनाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे ही एक रिएक्शन आपने किया, आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और HCl से इसका रिएक्शन करवाया, तो NaCl बनेगा और वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। अब इस CO2 को आपने COH2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो वाइट प्रेसिपिटेट दैट इज CaCO3 बना और वाटर बना। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन डिजोल्व इन वाटर। अब यहाँ पे जो NaCl बना था ना, ये पानी में डिजोल्व फॉर्म में होगा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगी ये बबलिंग फॉर्म में होगी। सो ये जो एक्टिविटीज से पता चलता है कि जो एसिड है वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और क्या प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट, प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैस, मतलब वाटर। अब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। रिएक्शन ऑफ एसिड बेसिस विद ईच अदर, अब इसको देखते हैं हम। अच्छा, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन एक दूसरे के साथ देखते हैं। सो आपने ये देखा होगा कि हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं। एंटासिड टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती है जब हमको इंडाइजेशन हो जाता है तब हम लेते हैं। इंडाइजेशन क्यों होता है, हमारे पेट में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कई बार ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस फॉर्म में रिलीज हो जाता है और ये हमारे को फिर इरिटेशन कॉज करता है, पेट में जलन, डकारें, गैस ये होने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को शांत करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स, जैसे हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनको लेने से आपका इंडाइजेशन ख़त्म हो जाता है। इनो भी ले लेते हैं हम तो इंडाइजेशन ख़त्म हो जाता है। वैसा क्यों होता है, देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में प्रेजेंट है ये एक एसिड है, सिंपल सी बात है। अब आपने क्या लिया, आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लिया। अभी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, ये आपका एक बेस है, ये आपका एक बेस है। जब भी बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो वो एक नया सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, वाटर एक न्यूट्रलाइज्ड सब्सटेंस है, वाटर एक न्यूट्रलाइज्ड सब्सटेंस है जो अब आपके पेट में शांति पहुँचाएगा। जो भी एसिड ने तमाशा मचाया है, तबाही मचाई है, उसको शांत कर देगा। तो एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन जब एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगर आपके कभी भी हाथ में मच्छर काट गया या आपके बॉडी में मच्छर काट गया तो आप सूप का सोल्यूशन रब करो वहाँ पे, आप देखोगे कि लाल लाल तो रहेगा लेकिन वहाँ पे
जलन ख़त्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी आंत स्टिंग होती है वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देती है, उसकी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड वो आपकी स्किन में डाल देती है चीटी-वीटी। अब जब भी आप कोई भी सोपी सब्सटेंस रब करोगे अपनी स्किन पे जहाँ पर आपके चींटी ने काटा है, तो फॉर्मिक एसिड और बेस ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और आपकी जो जलन है वो ख़त्म हो जाएगी। सो यही होता है कि when you have indigestion, so it is suggested to take antacids. एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो आप, या फिर आप ले सकते हो इनो। ये माइल्ड बेस है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अफेक्ट को, और ये स्टमक में जो इंडाइजेशन है उसको शांत कर देगा, ख़त्म कर देगा। इस तरह से हमको रिलीफ मिल जाएगा फ्रॉम द पेन जो इंडाइजेशन में होता है। नाउ ये हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ क्या एसिड एंड बेसिस के रिएक्शन से? सो जब भी एसिड्स एंड बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, ये न्यूट्रलाइज करते हैं अपने इफेक्ट को, या आप कह सकते हो कि कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को एंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग एसिड विद बेसिस आर, अब आपने एसिड बेस को जब मिक्स किया तो जो रिएक्शन होगी उसमें सॉल्ट बन के आएगा, सॉल्ट बन के आएगा और वाटर बन के आएगा। ये जो प्रोसेस है, जब आप एसिड्स को बेसिस के साथ ट्रीट करते हो उसमें सॉल्ट एंड वाटर तो बनता ही है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जो जनरल रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन की वो आप लिख सकते हो, एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर प्लस हीट भी प्रोड्यूस होती है, ये भी ध्यान रखेंगे हम, हीट भी प्रोड्यूस होती है। सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें लॉट ऑफ हीट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, और इस वजह से हम रिलैक्स फील करते हैं। डू यू नो कि जो एसिड्स होते हैं ये हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं, और जो हमारे ये क्या कहते हैं बेसिस होते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं। कब कंटेन करते हैं, जब ये किसी एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, यानी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में होते हैं। जैसे कि इट मीन्स अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें जो कि एसिडिक है, तो वो एसिडिक सब्सटेंस क्या करेगा, वो अपना एक हाइड्रोजन आयन लीव करेगा और वो हाइड्रोजन आयन पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और वो H3O बनाएगा। तो ये H3O क्या होता है, H3 होता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इस ये जो सब कुछ हो रहा है ये इक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, ठीक है, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसको आप ऐसे समझो कि यू हैव HX, कोई एसिड है, और H2O है। अब ये जो X है ये अलग हो जाएगा और ये H3O हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे होता है बेसिस जो कि पानी में मिक्सड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कालिस कहते हैं। द बेसिस विच आर डिजॉल्व इन वाटर आर एल्कालिस। अब एल्कालिस और बेसिस कई लोग को सेम लगते हैं, लेकिन क्या अंतर है कि बेसिस जो होते हैं वो पानी में मिक्सड नहीं होते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो बेसिस जो पानी में मिक्सड हैं उनको हम एल्कालिस कहते हैं। जो इक्वस फॉर्म में बेसिस हैं उनको हम एल्कालिस कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो सारे बेसिस हैं वो अल्कैलिक नहीं है, लेकिन सारे अल्कैलिस बेसेस हैं, यानी कि कोई भी बेस अगर पानी में है तो यानी कि वो बेस अल्कैलिस फॉर्म में है, और सारे अल्कैलिस फॉर्म के बेसिस बेसिस ही कहलाते हैं। लेकिन आसपास के सारे बेसिस अल्कैलिस नहीं है, क्योंकि आसपास के सारे बेसिस पानी में नहीं है। जो भी सारे बेसिस पानी में होते हैं उनको हम अल्कैलिस कहते हैं। जो अल्कैलिस है वो पानी में डिज़ोल्व होता है और वो OH आयन प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ KOH। अगर है तो पानी में वो के दैट इज़ पोटेशियम का आयन और OH का आयन अलग अलग हो जाएगा। ये जो हाइड्रोक्साइड के आयन हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं वाटर में, ठीक है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन ये जो हाइड्रोजन के आयन है ना ये फ्री नहीं एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन जो एसिड बनाता है ना, जो एसिड में कंटेन होते हैं हाइड्रोजन आयन, वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O बनाते हैं। जो हाइड्रोजन होता है या जो हाइड्रोक्साइल होता है दैट इज़ OH, या जिसे हम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ये क्या करता है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये क्या बना देता है,
ये रिएक्शन में पानी बना देता है। कब? जब एसिड और बेसिस की रिएक्शन हो रही होती है। यहाँ पे सेम चीज़ आती है जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे मैंने लिया एक एसिड, यहाँ मैंने लिया एक बेसिक। MOH है कोई बेस और HX है कोई एसिड। अब क्या होगा? ये बना लेगा MX और HOH दैट इज़ H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको डू यू नो दे रखा है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। ये वही है जो मैंने आपको बताया था। मिथोनिक एसिड्स और फॉर्मिक एसिड सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने NaOH लिया, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका HCl से रिएक्शन करवाया, तो अब क्या बनेगा? देखो OH और H, ये OH और ये H, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेंगे, और ये Na और ये Cl, तो ये NaCl बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, देखो, एडिंग वाटर टू एसिडिक और अल्कलीन सॉल्यूशन डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और OH आयन। आप क्या कर रहे हो? आप एक ग्लास में थोड़ा सा एसिड ले रहे हो, थोड़ा सा बेस ले रहे हो, आप उसमें पानी मिलाए जा रहे हो, मिलाए जा रहे हो, मिलाए जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा? H या OH आयन्स कम हो जाएंगे, तो हमारा जो एसिड है वो डाइल्यूटेड एसिड होगा। अगर किसी भी एसिड में H आयन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड है, अगर उसमें H आयन कम है और वाटर आयन ज़्यादा है तो वो क्या है? डाइल्यूटेड एसिड है। वैसे ही सेम बेसिस के साथ भी होता है। अच्छा, जब भी आप एसिड या बेसिस को मिक्स कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा कॉशन लेके करना, क्योंकि एसिड और बेसिस को मिक्स करने से बहुत सारी हीट इवैल्यूट होती है, और ये जो हीट है ये बेसिकली इतनी ज़्यादा होती है कि आपका बीकर भी टूट सकता है, और वहाँ पे एक बर्न हो, वहाँ पे एक बस्ट हो सकता है, यानी कि एक मतलब धमाका हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस देखते हैं। ये कितना बड़ा बचा है, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में होगा, एक पार्ट में तो करना मुश्किल ही है ना? यस। ये आपको मैं अभी बताऊंगी। अब हम एसिड्स एंड बेसिस की स्ट्रेंथ देखते हैं। तो जो एसिड्स एंड बेसिस होते हैं इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ भी डिवाइड कर सकते हैं। जो एसिड्स एंड बेसिस होते हैं इनको चेक करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया। तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है, और ये एसिड्स एंड बेसिस को डिस्टिंग्विश करता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे कि आपने एक लिया लिटमस पेपर 2 कलर्स में आता है, रेड और ब्लू में। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हो और आप उसमें कोई एसिडिक सब्सटेंस डालते हो तो वो रेड हो जाएगा। अगर आप कोई रेड लिटमस पेपर लेते हो और उसमें बेसिक सब्सटेंस डालते हो तो वो ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स क्या है ये देखते हैं हम। आपने देखा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम स्कूल लेबोरेटरी में स्टोर करते हैं, और कैसे करते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि देयर इज़ अ बॉटल लेबल्ड एज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड एक होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है वो देखते हैं। ये कहाँ दे रखा है? अगर किसी भी सॉल्यूशन में मैं पानी की मात्रा ज़्यादा कर दूँ और एसिड की मात्रा कम कर दूँ, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, तो वो हमारा बन जाएगा डाइल्यूटेड एसिड। अगर किसी भी एसिड में मैं वाटर की को कम रखती हूँ और एसिड ज़्यादा रखती हूँ, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे वो एसिड कंसनट्रेटेड एसिड बन जाएगा। सेम इज़ विद बेसिस में अगर OH आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई तो फिर वो कंसनट्रेटेड एसिड है। बेस है, अगर उसमें कम हुई OH आयन की मात्रा और वाटर की मात्रा ज़्यादा हुई तो वो हमारा क्या है? वो हमारा डाइल्यूटेड बेसिक है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पीएच के बारे में बताया गया है, तो मैं ये पीएच के बारे में आपको बता देती हूँ। एक ही पेज बचा है अब तो। देखो, ये हमने जो इंडिकेटर्स देखे थे ना, इन इंडिकेटर्स के अलावा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है दैट इज़ पीएच। पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। सो पीएच क्या है? ये मेजर करता है एसिडिटी या अल्कैलिनिटी की ऑफ अ सॉल्यूशन की जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। साथ ही ये मेजर भी करता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या अगर ये सब्सटेंस बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो ये हमारा एकदम ड्यूअल
यूज़ की चीज़ है। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, प्लस ये बता रहा है कि अगर एसिडिक है तो क्या स्ट्रेंथ है, बेस है तो क्या स्ट्रेंथ है। तो पीएच का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आप कह सकते हो या कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी आप कह सकते हो। जो पीएच स्केल है ये 0 से 14 तक होती है। इस पीएच में क्या होता है, 0 से 6.9 तक की वैल्यूज जो होती हैं वो एसिडिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और 7.1 से 14 तक की जो वैल्यूज है वो बेसिक को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो भी सब्सटेंस 7 पे लाई कर रहा है वो नाइदर एसिडिक है ना और बेसिक है, वो न्यूट्रल है। इसको हम अभी देखेंगे यहाँ पे। अभी सबसे पहले देखो, एसिडिटी क्या है, ये हाइड्रोजन आयन का मेजरमेंट है, और अल्कनिटी क्या है, OH आयन का मेजरमेंट है। जब भी आप कोई पीएच वैल्यू लोगे, अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ज़्यादा है। अगर पीएच वैल्यू कम होती है दैट मीन्स H आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो सोल्यूशन एसिडिक है। अगर OH कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो एसिड बेसिक है, ठीक है। अब जब भी आपको H आयन्स ज़्यादा दिखेंगे ना तो आप ये कहोगे कि ये जो H आयन्स हैं दैट इज एसिडिक सब्सटेंस को जो शो कर रहे हैं, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। यानी कि अगर आपके इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन शो हो रहा है दैट मीन्स वो डिक्रीज है इन पीएच स्केल। अब इसको कैसे समझाएंगे, ये देखो, पीएच स्केल ये है आपकी, यहाँ से लोगे, ये देखते हैं पीएच स्केल है। पीएच स्केल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है, दैट मीन्स ये ऐसे इंक्रीज हो रही है। अब हुआ क्या कि मुझे ये बताना है कि सब्सटेंस एसिडिक है, तो मैं कैसे मूव करूँगी, ऐसे मूव करूँगी। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 0 है दैट मीन्स वो सब्सटेंस बहुत स्ट्रांगली एसिडिक है। अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू 7 है दैट मीन्स वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। अगर किसी भी सब्सटेंस का जो मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर 7.1 या 14 तक लाई कर रहा है तो दैट मीन्स वो बेसिक है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे समझो। सबसे एसिडिक सब्सटेंस डार्क रेड से शो होता है, और सबसे डार्क जो आपका बेस है वो डार्क ब्लू से शो होता है। ये विब्ग्योर फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हो। तो गैस्ट्रिक जूसेस ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है दैट इज NaOH, ये बेसिक है। जो 7 पे लाई कर रहा है दैट इज कम्प्लीटली ग्रीन, और हमारा ब्लड होता है बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये 10 पे लाई कर रहा है दैट इज इट इज़ एसिडिक। अगर ऑरेंज स्लाइस की बात करें तो जो उसमें जूस होता है उसका जो एसिडिटी होता है वो होती है 4 की, ठीक है। तो ये आपकी थी पीएच स्केल पे पीएच वैल्यूज़। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेसिस की, ठीक है। बे एसिड्स एंड बेसिस हो गए, सॉल्ट्स की बहुत डेप्थ का टॉपिक है सॉल्ट। सो अभी तक आपको अगर समझ में आया है, थैंक यू। एंड लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।